दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष बायोलॉजी में 564 नंबर के लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। ठीक है, तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग अगर आप क्वेश्चन आंसर देखते हैं तो आज हमारा पूरे 16,920 सवाल आज हमारे तैयार होने वाले हैं। और बायोलॉजी में आज हमने जो टॉपिक चूज किया है ये है प्रोटिस्टा जगत से संबंधित टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं उन सभी सवालों पर हम चर्चा करेंगे और विभिन्न प्रकार के सवालों के बारे में पढ़ेंगे। आपने इन सवालों का नाम भी नहीं सुना होगा, जैसे एल्वा हो गया, पोरफायरा हो गया, नोस्टोक हो गया, रोडोमेरिया हो गया, एम्ब्लिकस हो गया, जी हाँ दोस्तों, कोंड्रस हो गया, अगर ये सवाल का नाम है अगर। ठीक है, इसी तरह से एनाबीना हो गया, सारगासम हो गया, ठीक है, पैराड्रस हो गया, लेमिनेरिया हो गया, ये अलग अलग सवालों के नाम हैं। इनसे संबंधित कैसे कैसे सवाल बनते हैं उन पर भी दोस्तों आज हम चर्चाएं करने वाले हैं और देखेंगे कि परीक्षा में किस तरह के सवाल आते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, पढ़ना आरंभ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारी तरफ से किताबें दोस्तों लॉन्च हो चुकी हैं। ये अपनी हिंदी की जो किताब है ये भी आ चुकी है और यूपी टेट की एक नई बुक हमने लॉन्च किया दोस्तों, और अभी हाल फिलहाल में आपका एग्जाम होने वाला है, तो दोनों किताबें आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है। ठीक है, तो आप आइए और इसे आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि हमारे पास बहुत सारे इंडिविजुअल बैच हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे हिंदी का कोर्स है, हिस्ट्री का कोर्स है, संविधान का कोर्स है। मैंने आपको सिंगल कोर्स बना के दे रहा हूं कि आप एक एक कोर्स ज्वाइन करो। बहुत कम फीस में कोर्सेज मैंने स्टार्ट किया है और डायरेक्टली दोस्तों आप एक एक विषय को अच्छी तरह से तैयार कर पाएंगे। ठीक है, डेमो दोस्तों हमने फ्री दे रखा है, आप चाहें तो पहले डेमो देखिए, भरोसा हो जाए तो आप क्लास ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे सवालों को और पढ़ना आरंभ करते हैं। परीक्षा में कैसे सवाल आते हैं जरा समझिएगा। सवाल ऐसे आता है दोस्तों कि प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं, तो प्र से प्रोटिस्टा, लेकिन प्रोकैरियोटिक आपको जवाब नहीं देना है। याद रखेगा यूकैरियोटिक, उल्टा याद रखेगा, प्र से प्रोटिस्टा जरूर है लेकिन प्रोकैरियोटिक जवाब नहीं देना, यूकैरियोटिक याद रखेंगे। तो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं दोस्तों, याद रखेगा यूकैरियोटिक जीव। ठीक है, यूकैरियोटिक, ठीक है, यूकैरियोटिक जीव। ठीक है, या तो आप याद रखेगा एक कोशिकीय जीव। ठीक है, क्या याद रखेंगे, एक कोशिकीय, ठीक है, एक कोशिकीय जीव। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ये आते हैं दोस्तों, ये इसमें से कोई भी एक ऑप्शन आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। एक चीज और याद रखेगा, प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होते हैं ना, ये प्रोटिस्टा जगत को ही हम प्लांटी किंगडम कहते हैं। ठीक है, या प्लांट जगत कहते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या दोस्तों, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम प्लांट जगत भी कहते हैं। प्लांट माने क्या हो जाता है, पौधा। यानी एक प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होते हैं होते पौधे हैं, लेकिन इनका शरीर जड़, पत्ती, तना इनमें विभाजित नहीं होता है। ये भी आप याद रखेंगे अलग से। ठीक है, क्या याद रखेंगे दोस्तों, बल्कि अलग से इसको याद रखेगा। ठीक है, इनका शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं होता है। ठीक है, एवं पत्तियों में बटा नहीं होता है। ठीक है, जबकि प्लांटी किंगडम में है लेकिन उसके बावजूद भी ये बटा नहीं होता है। ये गजब की बात है। मैं आपसे कहूं कि कोई जीव पौधे जैसा है, ठीक है, लेकिन उसमें पौधे के गुण नहीं है। पौधे का गुण क्या होता है भाई, पौधे में जड़ पाई जाती है, तना पाई जाती है, पत्तियां पाई जाती है, लेकिन जो आपके यूकैरियोटिक जो है इनके अंदर ये चीजें नहीं पाई जाती है। तो ये आप याद रखेंगे, प्रोटिस्टा जगत के जीवों की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, अगला सवाल इंपॉर्टेंट है। अगला दे रहा है कि शैवाल जो है ये किस जगत के अंतर्गत आते हैं। शैवाल दोस्तों ये किस जगत के अंतर्गत आते हैं, बहुत सोच समझ के आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो शैवाल होते हैं ना, ये प्रोटिस्टा जगत के ही जीव होते हैं। ठीक है, शैवाल किस जगत के अंतर्गत आते हैं, याद रखेंगे, शैवाल जो है ये प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत ही आते हैं। या तो प्रोटिस्टा जगत कहिए या तो आप इसे प्लांट जगत कहिए। ठीक है, प्लांट जगत कह लीजिए, प्लांट इंग्लिश में बोलना, प्लांट किंगडम कह लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये आप याद रखेंगे। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, चाहे मामला यहां क्या दिया है, शैवाल दिया हो, और चाहे आपका आज मान लीजिए शैवाल दिया, कल मान लीजिए सवाल न दे करके आपके सामने दे दिया प्रोटोजोआ कि प्रोटोजोआ किस जगत के अंतर्गत आता है, तो अभी दोस्तों इसी श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो चाहे सवाल दिया हो चाहे प्रोटोजोआ दिया हो, ये दोनों ही दोस्तों इसी श्रेणी में आते हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, एक सवाल से हम लोग कई सवाल बना के पढ़ते हैं। कहने की बात है यार कि हम लोग 30 सवाल अटेंड कर रहे हैं, केवल 30 नहीं पढ़ रहे हैं,
हम लोग 30 से ज्यादा पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये मैं पहले बता दूं, 16,920 सवाल आज हमारे कवर होने वाले हैं। मैंने इतना आपको पढ़ा दिया, ठीक है। आइए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा दोस्तों कि शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। शैवालों का अध्ययन ये विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो हम पढ़ते हैं फाइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, ध्यान दीजिएगा, अगर यही लिख देता कवकों का अध्ययन, ठीक है, कवकों का अध्ययन, तो क्या बताते हैं, कवकों का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है, माइकोलॉजी, ठीक है, माइकोलॉजी। लेकिन जैसे ही शैवालों की बात आती है तब बताएगा दोस्तों फाइकोलॉजी। नाम कितना मिलता जुलता है ना, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, ठीक है। अगर हम आपको क्लास में ना पढ़ाएं तो जान लीजिए कि बच्चा गलती करेगा ही करेगा। अच्छा, शैवाल को इंग्लिश में एल्गी बोलते हैं, एल्गी, क्या बोलते हैं, एल्गी। तो एल्गी से भी दोस्तों एक शब्द याद रखेगा, इसको एल्गोलॉजी भी कहा जाता है। तो फाइकोलॉजी तो है ही अच्छा सवाल, इसके साथ साथ आप इसे एल्गोलॉजी भी याद रखेंगे, ठीक है, एल्गोलॉजी भी याद रखेगा, यह भी पूछ सकता है। अच्छा, एक सवाल और बताइए मुझे कि आधुनिक फाइकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। परीक्षा के लिए बहुत टॉप का सवाल है दोस्तों, नोट कीजिएगा, आधुनिक फाइकोलॉजी का जनक, ठीक है। सवाल सुनिएगा, आधुनिक फाइकोलॉजी का जनक, ठीक है, फाइकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। सिर्फ आपको नाम बताना, ज्यादा कुछ नहीं, यहां पर याद रखेगा, विलियम एच हार्वे को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, विलियम एच हार्वे, ठीक है, लिख लीजिए नाम, विलियम एच हार्वे, ठीक है, विलियम एच हार्वे को कहा जाता है आधुनिक फाइकोलॉजी का जनक कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। मेरी क्लास में आएंगे ना तो ऐसे ही आपको नए नए सवाल मिलते रहेंगे, ठीक है। कोई बच्चा पढ़ रहा होगा, ये सोच रहा होगा यार बायोलॉजी हमने इतने बार पढ़ा और हमने इन चीजों के बारे में कोई पढ़ा ही नहीं, ठीक है, ये आपकी गलती, मेरी गलती नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है कि किस समूह के पौधे को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है, ठीक है। करा वह कौन सा समूह है जिस समूह के पौधे को क्या कहते हैं दोस्तों, शैवाल कहते हैं। हम कौन से समूह की बात कर रहे हैं, हम प्रोटिस्टा जगत की बात कर रहे हैं या, अच्छा ये समूह की बात कर रहे हैं ना, अगर हम जगत की बात करें तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा प्रोटिस्टा जगत, ठीक है, प्रोटिस्टा जगत, ठीक है, या प्लांटी जगत, ठीक है, या प्लांटी जगत। लेकिन यहां समूह की बात कर रहा है, ठीक है, तो समूह की बात करें तो बताएगा थैलोफाइटा, ठीक है। ये जो शैवाल वाल आते हैं, शैवाल, कवक, ये सब जितने भी आते हैं ना, ये सब थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इनका समूह दोस्तों कौन सा है, ये थैलोफाइटा समूह में आते हैं, ठीक है, थैलोफाइटा समूह में ये आते हैं, ये दोस्तों आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, थैलोफाइटा समूह के जो जीव होते हैं इनकी क्या खासियत होती है, दो तीन बातें हैं, याद रखेंगे। जैसे पहली बात है दोस्तों, यह एक तरह के जलीय जीव होते हैं। क्या होते हैं, जलीय जीव, मतलब ये जल में पाए जाते हैं। दूसरा, ये ऐसे जीव होते हैं जिसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है, ठीक है, इसीलिए कहते हैं ये क्लोरोफिल युक्त होते हैं, ठीक है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। क्लोरोफिल, आप जानते हैं कि क्लोरोफिल तो पौधे की पत्तियों में पाई जाती हैं और क्लोरोफिल के कारण ही पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है। लेकिन ऐसे जीव भी हैं जिनके अंदर दोस्तों एक क्लोरोफिल पाया जाता है, और ये जीव एक तरह से स्वपोषी जीव हैं। दो तरह के जीव होते हैं, या स्वपोषी होते हैं या परपोषी होते हैं। परपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये जो जीव आपको बता रहा हूं दोस्तों, यह एक तरह के स्वपोषी जीव होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, ये जो शैवाल होते हैं, ये एक तरह के क्या होते हैं दोस्तों, स्वपोषी जीव होते हैं। ये शैवालों की खासियत होती है, ठीक है। तो इतनी बात दोस्तों शैवालों के संदर्भ में आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दे रहा है कि एक पादप समूह जिसके पौधों में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती हैं, अभी मैंने आपको बताया, उसे क्या कहा जाता है। क्योंकि यहां मामला समूह का है, यहां मामला समूह का है, इसलिए आपका उत्तर क्या होगा, थैलोफाइटा होगा। क्या होगा दोस्तों, थैलोफाइटा होगा। अगर यहां मामला जगत का होता तब आपका जवाब क्या हो जाता, तब आपका जवाब हो जाता प्रोटिस्टा जगत या फिर प्लांटी जगत, ठीक है, तब आपका जवाब ये होता। तो दोनों केस में आप याद रखेगा कि आपको क्या जवाब देना है। जब समूह पूछेगा तो थैलोफाइटा बताना है, जब जगत पूछेगा तो आप प्रोटिस्टा जगत बता दीजिएगा, याद रखेंगे। अच्छा, थैलोफाइटा, शॉर्टकट में थैलोफाइटा को कभी कभी थैलस भी लिख देता है। मान लीजिए इतना बड़ा नहीं लिखा तो परीक्षा में कभी कभी थैलस भी लिख देता है। क्या लिख देता है,
मान लीजिए इसका छोटा शॉर्टकट में नाम लिख दिया थैलस, ठीक है, थैलस, तो घबराने वाली बात नहीं है, चाहे थैलोफाइटा दे चाहे थैलस दे, एक ही बात है। और एक चीज और याद रखा, चाहे शैवाल की बात करें चाहे कवक की बात करें तो भी आपका उत्तर चेंज नहीं होगा, चाहे लाइकेन की बात करें, ठीक है, यहां लिख लीजिएगा, चाहे शैवाल की बात करें चाहे कवक की बात करें, ये सब का एक ही गुण है, ठीक है, चाहे लाइकेन की बात करें, ठीक है, लाइकेन जो दोस्तों हैं ये वायु प्रदूषक के सूचक माने जाते हैं, ठीक है, ये भी याद रखेगा, परीक्षा में बहुत बार सवाल आया है, ये तीनों के केस में दोस्तों यही चीजें लागू होंगी, ये आप ध्यान में रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दे रहा है कि शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं जो विशेष रूप से कहां पाए जाते हैं, ठीक है, शैवाल दोस्तों पाए कहां जाते हैं, अरे धरती पे थोड़े मिलेंगे, यह प्रोटिस्टा जगत के हैं, और आप जानते हैं कि प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होते हैं ये एक तरह के जलीय जीव होते हैं। तो ये जो शैवाल है दोस्तों ये कहां पाए जाते हैं, सिंपल सी बात है, जलीय जीव हैं तो जलीय वातावरण में पाए जाएंगे, ठीक है, लिखिएगा, क्योंकि 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 शैवाल जलीय जीव हैं, शैवाल जलीय जीव हैं, अतः ये जलीय वातावरण में पाए जाते हैं, अतः ये जलीय वातावरण में पाए जाते हैं, ठीक है, अतः ये जलीय वातावरण में, एक सेकंड भाई, ठीक है, ये जलीय वातावरण में पाए जाते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है, जो आपने पीछे पढ़ा वही चीजें मैंने आपको यहां पर बता दिया, ठीक है। और आगे आ जाते हैं, अपने अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि स्वपोषी शैवाल, बहुत ध्यान से सोचिए समझिए तब जवाब दीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। स्वपोषी शैवाल यानी ऐसे शैवाल जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और ज्यादातर शैवालों की खासियत होती है क्योंकि शैवाल स्वपोषी जीव ही होते हैं, इसलिए हम पीछे भी बता चुके आपको, परपोषी नहीं है, स्वपोषी जीव में आते हैं। स्वपोषी शैवाल अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, बाकी के पेड़ पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं? अब आप कहेंगे सर बाकी के पेड़ पौधे तो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो ये जो जलीय जीव हैं क्योंकि इनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है इसलिए ये जीव भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, याद रखेगा, ठीक है। तो याद रखेगा ये अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं, ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण करके बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण विधि से ये अपना भोजन तैयार करते हैं, ठीक है। और एक चीज और याद रखेगा, इनमें क्या पाया जाता है दोस्तों, यह क्योंकि क्लोरोफिल युक्त होते हैं, ठीक है, इनमें क्या पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल युक्त होते हैं, इस वजह से ये अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं प्रकाश संश्लेषण की। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में चाहिए क्या, तो याद रखेगा इसमें चाहिए सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्या चाहिए दोस्तों, वायु चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए दोस्तों, वायु मतलब हवा हो गया, ठीक है, हवा तो चाहिए ना, और पानी चाहिए। और वायु में दोस्तों क्या चाहिए, वायु में CO2 चाहिए, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। और क्या चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है। ये तीन चीजें अगर मिल जाए तो प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा दोस्तों कि शैवालों में उपस्थित वर्णकों के आधार पर कितने वर्गों में इनका विभाजन किया गया है, ठीक है। अगर वर्णकों के आधार पर देखा जाए तो शैवाल दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, तो शैवाल दोस्तों कुल 3 तरह के होते हैं, ठीक है। तो एक तो दोस्तों हरा वाला शैवाल हो गया, जहां कहीं भी हरा शब्द लिखा होगा वहां क्लोरो शब्द लिखा जाएगा, ठीक है। तो आप लिखिएगा यहां पे, उसको बोलते हैं क्लोरोफाइसी, क्या बोलते हैं, हरे शैवाल के लिए क्लोरोफाइसी शब्द होता है, ठीक है। तो लिखिएगा दोस्तों हरा शैवाल, ठीक है, हरा शैवाल, इसे क्या कहते हैं, क्लोरोफाइसी, ठीक है, क्लोरोफाइसी। इसी तरह से दूसरा होता है लाल शैवाल जिसे हम कहते हैं रोडोफाइसी, ठीक है, लाल शैवाल, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रोडोफाइसी। बस ये रोडो शब्द याद रखिएगा, यहां क्लोरो शब्द याद रखिएगा। और तीसरा होता है दोस्तों भूरा शैवाल, ठीक है, कौन शैवाल, लाल, हरा और भूरा, ये 3 तरह के दोस्तों शैवाल होते हैं। तो जो भूरा शैवाल होता है इसे कहते हैं फीमोफाइसी, क्या कहते हैं, फीमोफाइसी, ठीक है। आप सोच रहे होंगे नितिन सर फ्री में इतना कुछ पढ़ा देते हैं, जो बच्चा कहीं का पेड कोर्स ज्वाइन किया होगा ना उसको भी इतना कंटेंट नहीं मिलता है। कहीं पढ़ा है किसी कोचिंग में, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी पढ़ा हो,
बायोलॉजी पढ़ा तो ये चैप्टर मिलना चाहिए आपको, कोई नहीं पढ़ाता है, किसी को प्रोटिस्टा जगत से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। मैं कहता हूं नहीं पढ़ो, ठीक है। यही पढ़ाते पढ़ाते तो 565 नंबर के लेक्चर पे आ गए हैं। और आगे बढ़िए दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। अगला दे रहा है शैवालों में खाद्य पदार्थ जो है ये किस रूप में पाया जाता है। शैवालों में जो खाद्य पदार्थ होता है ये किस रूप में पाया जाता है। और शैवाल तो खाए भी जाते हैं, ये समुद्री शैवाल समुद्री सलाद का काम करते हैं, ठीक है। और इसमें जो भोजन होता है यह स्टार्च के रूप में पाया जाता है, ठीक है। किस रूप में? स्टार्च के रूप में पाया जाता है। हम लोग स्टार्च कहां से प्राप्त करते हैं? ज्यादातर हमें स्टार्च की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आलू में बहुत ज्यादा स्टार्च पाया जाता है, ठीक है। चावल के माड़ वगैरह में स्टार्च बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। कुछ चीजें आप याद रखेंगे। और शैवालों में भी क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा स्पाइगोरा क्या है? ध्यान से समझिएगा और तब जवाब दीजिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं, ठीक है। स्पाइगोरा नहीं, स्पाइरोगाइरा बोलते हैं, ठीक है। स्पाइगोरा नहीं, गलती से निकल गया, स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा दोस्तों क्या है? यह भी एक तरह का शैवाल है, बस खासियत इसकी है कि मीठे पानी में पाया जाता है, ठीक है। खारे पानी में शैवाल नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा, एक विशिष्ट शैवाल, एक विशेष शैवाल जो मीठे पानी में पाया जाता है। अच्छा, एक चीज और परीक्षा में आता है, क्या स्थिर पानी में कि मतलब चलते फिरते पानी में? तो याद रखेगा रुके हुए पानी में थोड़ा पाया जाता है, याद रखेगा। और इसे हम कहते हैं नील हरित शैवाल, ठीक है। स्पाइगोरा ये किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? यह एक तरह का नील हरित शैवाल है। क्या दोस्तों? ये किस शैवालों की सारी श्रेणियां हैं, उनमें से जो नील हरित शैवाल है ना, वो दोस्तों स्पाइरोगाइरा जो है ये नील हरित शैवालों की श्रेणी में आता है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देखिए। अगला दे रहा पौंड सिल्क। पौंड सिल्क किसे कहा जाता है दोस्तों? तो पौंड सिल्क ये स्पाइरोगाइरा को ही कहा जाता है, ठीक है। स्पाइरोगाइरा को ही क्या कहा जाता है? पौंड सिल्क कहा जाता है। पौंड सिल्क मतलब क्या हो गया? पौंड का मतलब होता है तालाब, सिल्क का मतलब होता है रेशा। इसे तालाब का रेशा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे क्या कहते हैं? इसे तालाब का रेशा कहते हैं, ठीक है। क्या कहा जाता है? परीक्षा में भी सवाल आता है कि बताइए तालाब का रेशा किसे कहा जाता है। या थोड़ा सा और भौकाल में लिख दिया तो लिखेगा जल रेशम किसे कहते हैं, ठीक है। क्या लिख देगा? जल रेशम। हाँ, और अगर इंग्लिश में बोल देगा तो जल का हो जाएगा वाटर, रेशम का हो जाएगा सिल्क, ठीक है। तो इसी को क्या लिख सकता है? इसी को लिख सकता है वाटर सिल्क, ठीक है। तो आपको जो है घबराना नहीं है कि कुछ जो है बड़ा खतरनाक दे दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक आप चीजों को नहीं पढ़े रहेंगे तब तक संकट होता, पढ़ लिया तो आसान लगने लगेगा। मैं कहता हूं कम से कम एक बार तो पढ़ ही लो, कम से कम एक बार तो पढ़ ही लो, ये आप ध्यान में रखो। चलिए और आगे चलते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है स्पाइरोगाइरा मुख्यतः किस प्रकार के जल में पाया जाता है। तो मैंने अभी आपसे कहा कि भैया मीठे जल में पाया जाएगा और रुके हुए जल में पाया जाएगा या किस में? तो पहले बोला था कि स्थिर जल में पाया जाएगा, स्थिर एवं स्वच्छ जल, ठीक है। तो याद रखिएगा कंडीशन क्या है? पहला लिखिएगा स्थिर जल, ठीक है। जैसे नदी का बहता हुआ जल नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा स्वच्छ जल, पानी भी कैसा होना चाहिए दोस्तों? साफ होना चाहिए। अगर पानी दूषित है तो वहां नहीं पाया जाएगा। तीसरा क्या होना चाहिए? यह पानी मीठा जल होना चाहिए, ठीक है। खारे पानी में नहीं पाया जाता। तो ये तीन इसकी खासियत है। स्पाइरोगाइरा नामक जो शैवाल है, नीलहरित शैवाल, ये तीन तरह के पानी का कंडीशन मिलेगा तो वहीं पाया जाएगा, नहीं तो नहीं। अगर बहुत दूषित पानी है तो वहां ये शैवाल नहीं मिलता है, ये आप याद रखेंगे। या अगर पानी गतिशील है, जैसे नदी का पानी देख लीजिए, वो स्थिर नहीं होता है। जैसे तालाब का पानी स्थिर होता है, क्योंकि तालाब का पानी या फिर मैं कह दूं छोटी मोटी झील है, उसका पानी कहीं बाहर नहीं जाता, वो चारों तरफ से बंधा होता है। लेकिन नदी का पानी तो गतिशील होता है, ठीक है। तो उसमें इस तरह के सवाल नहीं पाए जाते। तो परीक्षा में कभी घुमा फिरा के ऐसा सवाल भी आपसे पूछ लिया जाता है, उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा, ठीक है। अगला सवाल सुनिएगा ध्यान से। कह रहा है यूलोथ्रिक्स मुख्यतः किस प्रकार के जल में पाया जाता है। जिस तरह से स्पाइरोगाइरा आपने पढ़ा, फिर से एक बार नोट करिए स्पाइरोगाइरा, ठीक है। स्पाइरोगाइरा के बारे में मैंने क्या बताया था दोस्तों? यह एक तरह का नील हरित शैवाल होता है। क्या होता है? यह नील हरित शैवाल होता है, ठीक है। जो स्थिर जल में पाया जाता है। स्थिर जल, स्वच्छ
स्वच्छ जल और मीठा जल, ठीक है, मीठा जल में पाया जाता है। ये स्पाइरोगाइरा वाला जो सवाल है, स्पाइरोगाइरा सवाल जो है, ये इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब जो सवाल दे रहा है ये यूलोथिक्स नाम का सवाल दे रहा है। नया, आपने कभी इस तरह के सवाल का नाम नहीं सुना, लेकिन सुनिए, ये जो सवाल होता है दोस्तों, यह भी मीठे पानी में पाया जाता है, लेकिन मीठे के साथ साथ ये ठंडे जल में पाया जाता है, ठीक है, और स्थिर या धीमा गतिशील भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है। तो याद रखेगा मीठा जल, इसके लिए मीठा जल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए दोस्तों, ठंडा जल होना चाहिए, ठीक है, कंडीशन लिखते जाइए। तीसरा लिखेगा स्थिर या हल्का गतिशील, बहुत धीमा पानी हो, ठीक है, हल्का गतिशील जल, ठीक है, हल्का गतिशील जल होगा तो भी दोस्तों ये पाया जाता है। तो कर सकते हैं तालाब, झील वगैरह में ये यूरोथ्रिक्स जो सवाल है दोस्तों, ये देखने को मिल जाता है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला दे रहा है क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। आज तो नाम ऐसे ऐसे मिल रहा है ना कि सर कभी तो ऐसा हुआ हो कि किसी किताब में, किसी के नोट्स में, या फिर कहीं भी इन चीजों के बारे में पढ़ा हो। नहीं पढ़ा लेकिन पढ़िए, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। क्लेमाइडोमोनास दोस्तों यह क्या होता है, यह एक तरह का एक कोश की जीव है। एक एक चीज लिखिए, परीक्षा में पूछता है ये क्या है तो बताइएगा। पहली बात ये हरित शैवाल है, एक कोश की हरित शैवाल, ठीक है, एक कोशिकीय हरित शैवाल, ठीक है। परीक्षा में ऑप्शन देगा 4 ऑप्शन, तो उसमें से ये चीजें आप बताइएगा। ऐसे पूछेगा कि क्लेमाइडोमोनास क्या है तो बताइएगा एक कोशिकीय हरित शैवाल ये है, ये बताइएगा। और पाया कहां जाता है दोस्तों, ये भी ताजे जल में पाया जाता है, ठीक है, ताजे जल में पाया जाता है। अब वो ताजा जल हो सकता है झील का हो सकता है किसी तालाब का हो। ताजा का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि ताजा कहने का मतलब है स्वच्छ जल, ठीक है, स्वच्छ जल में पाया जाता है, ये कहने का मतलब है दूषित जल नहीं होना चाहिए। और ताजा कहां से आएगा, कहीं से पैदा थोड़े होगा जल, ठीक है। तो इस चीज को भी दिमाग में रखेंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दे रहा है कि शैवाल के जनन तंत्र क्या होते हैं दोस्तों, अस्पष्ट होते हैं। जनन तंत्र जिसके माध्यम से वो जनन करते हैं। भाई अगर चाहे वो जीव हो चाहे पेड़ पौधे, अगर वो जनन नहीं करेंगे तो वृद्धि कैसे होगा, वृद्धि कैसे होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो शैवाल होते हैं इनके जनन तंत्र क्या होते हैं, अस्पष्ट होते हैं। अगर अस्पष्ट होंगे तो जनन करेंगे कैसे, तो लिख रहा है अतः इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, इसके जनन तंत्र को कहा जाता है क्रिप्टोगेम। क्या कहा जाता है, क्रिप्टो करेंसी नहीं, क्रिप्टोगेम लिखिएगा, क्रिप्टोगेम क्या कहते हैं दोस्तों, इसके जनन तंत्र अस्पष्ट होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, क्रिप्टोगेम कहा जाता है। ये शैवाल जो होते हैं ना तो इनमें फल होता है ना कोई बीज होता है, लेकिन उसके बाद भी ये जनन करते हैं, ठीक है। लिखेगा इनमें फल फूल बीज आदि का अभाव होता है, ठीक है, अभाव होता है। और सोचिए अगर प्रजनन होना हो तो इन्हीं से होगा जनन, पेड़ पौधों का जनन तो इन्हीं से होगा। लेकिन ये जो होते हैं ना, ये शैवाल मुख्यतः कायिक विखंडन द्वारा जनन करते हैं, ठीक है। इनका जनन कैसे होता है दोस्तों, पूछता सवाल इनका जनन कैसे होता है तो बताइएगा कायिक विखंडन द्वारा, ठीक है, कायिक विखंडन द्वारा इनका जनन होता है, ठीक है। कायिक विखंडन द्वारा शैवालों का जनन होता है। पूछता सवाल कि किस तरह से इनका जनन होता है तो ये बताएगा, या फिर अलैंगिक बीजाणुओं के माध्यम से भी इनका होता है, ठीक है। क्या होता है, अलैंगिक बीजाणु द्वारा, ठीक है, इनका जनन होता है। ये पॉइंट दोस्तों आप याद रखेंगे। शैवालों के जनन पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसे ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक चीज और याद रखेगा दोस्तों, ये जो सीरीज चल रही है जिसमें आप 565 क्लास आज पढ़ रहे हैं, इसी सीरीज में मैंने पूरा प्राचीन इतिहास आपको पढ़ा दिया, एक एक सवाल करा दिया। कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं जिस पर चर्चा परिचर्चा क्लास में ना हुआ हो। इसी तरह से मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का पूरा इतिहास पढ़ा दिया, पूरा संविधान आपको पढ़ा दिया गया, पूरा विश्व का भूगोल पढ़ा दिया, पूरा भारत का भूगोल पढ़ा दिया, पूरा फिजिक्स पढ़ा के खत्म कर दिया, पूरा केमिस्ट्री पढ़ा के खत्म कर दिया। और तब जाकर दोस्तों हमारे 16,500 सवाल कंप्लीट हुए, ठीक है। और आगे हम लोग बढ़ ही रहे हैं, और यहां देख रहे हैं 550 से अधिक लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 565 आज पढ़ रहे हैं, यहां तो मैंने 550 लिखा। और आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हमारी बायोलॉजी भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा देन हम लोग इकोनॉमिक्स वगैरह स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी तो ये चल ही रहा है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। करा चारा किस प्रकार का पौधा है। सर चारा का नाम तो सुना है सर, वही वाला चारा जो पशुओं को चारा दिया जाता है। भाई वो चारा तो एक तरह से आप जाते हैं खेतों में,
काट लाते हैं, ठीक है, जो हरे मतलब पशुओं के खाने लायक चारा होते हैं उनको लेके आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये वो चारा नहीं दोस्तों, ये थोड़ा सा अलग है। चारा एक तरह का हरा शैवाल होता है जो बहुकोशिकीय होता है, लेकिन ठीक है, ये हम जिस चारे की बात कर रहे हैं ये एक तरह का क्या होता है दोस्तों, ये एक तरह का हरा शैवाल होता है, ठीक है। और क्या होता है दोस्तों, यह एक कोशिकीय ना होकर के यह बहुकोशिकीय होता है। क्या होता है दोस्तों, यह बहुकोशिकीय होता है। ये दो लाइन दोस्तों इसके बारे में आप ध्यान देंगे, ठीक है। लोग जनरली इस चीज को स्किप कर देते हैं, लेकिन थोड़ा सा केयर करने की यहां जरूरत है। अगला देखिए, करा लाल बर्फ किसकी उपस्थिति के कारण लाल होती है। सच मायने में आप सोचेंगे सर लाल बर्फ कहां होती है, बर्फ तो आप पढ़ते हैं कि भैया बर्फ तो रंगहीन होती है, उसमें कोई रंग तो होता नहीं है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन। भाई पानी का क्या ही स्वाद है, ठीक है। हाँ, पानी पीने में थोड़ा मीठा या खारा लग सकता है, लेकिन वो पानी का अपना गुण नहीं हो, तो बाहर से कुछ ना कुछ एलिमेंट मिला इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है। लाल बर्फ की बात करें, लाल बर्फ किसकी उपस्थिति का लाल होता है दोस्तों, तो एक विशेष प्रकार का शैवाल इसमें भी पाया जाता है उसके कारण, ठीक है। लिखेगा एक विशिष्ट शैवाल, एक विशिष्ट शैवाल, ठीक है, एक विशिष्ट शैवाल होता है उसमें उसके कारण। अच्छा, उस शैवाल में दोस्तों मौजूद क्या होता है, तो उसमें कैरोटीनाइड मौजूद होता है, उसके कारण ये लाल होता है, ठीक है। इसमें मौजूद होता है कैरोटीनॉइड, ठीक है, कैरोटीनॉइड, ठीक है, ये मौजूद होता है। इसके वजह से दोस्तों ये बर्फ का जो रंग होता है वो लाल रंग का दिखता है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। थोड़ा सा अलग सवाल आ गया, डिफिकल्ट भी है, इतना ज्यादा डिटेल में कभी आएगा नहीं परीक्षा में। महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत है, मतलब जबरदस्त स्रोत, ऐसा स्रोत जो कभी समाप्त ना हो। तो याद रखिएगा, महासागरों में जो शैवाल मौजूद होते हैं ये मीथेन के बहुत बड़े स्रोत होते हैं, ठीक है। मीथेन जिसे हम कहते हैं CH4, ठीक है, मीथेन तो आप जान ही रहे दोस्तों, बहुत जगह से निकलता है। धान के खेत से मीथेन निकलता है, दीमक की बॉम्बी से मीथेन निकलता है, जो पशु पगुरी करते हैं, ठीक है, खाना खाने के बाद जो पशु चबाते हैं खाने को, उनके मुख से मीथेन गैस निकलता है, कोयले की खान से मीथेन गैस निकलता है। ये मीथेन इतना खतरनाक होता है कि ओजोन परत में छेद कर देता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा देता है, ठीक है। तो दिक्कत है इसकी वजह से, और अंतहीन स्रोत है। लिख रहा है कि दोस्तों इस सवालों में अंतहीन स्रोत पाया जाता है क्योंकि इसमें CH4 होता है, मीथेन होता है। यह आपके लिए बड़ा बेहतरीन सा सवाल है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, करा अल्वा नामक शैवाल, ध्यान से सुनिएगा, अल्वा नामक शैवाल, ठीक है, अल्वा नामक शैवाल का उपयोग किया जाता है। अब आपको यहां पे यूज बताना है। अभी तक आपको ये नहीं समझ में आया कि सर शैवालों का हमारे जीवन में यूज किया। आज मैं इतना इस्तेमाल बताऊंगा, कहीं चॉकलेट बन रहा है तो कहीं पदार्थों को गाढ़ा करने में यूज किया जा रहा है, कहीं लोशन बनाने में यूज किया जा रहा है, कहीं शैम्पू में यूज किया जा रहा है, मतलब कहीं सलाद बना के खा रहे हैं। शैवालों का इतना ज्यादा यूज है। तो अभी जो सवाल है ये आप याद रखें, एक एक शैवाल का नाम आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ये अल्वा नामक शैवाल है, ठीक है, अल्फा नहीं, अल्वा। अल्वा नामक जो शैवाल दोस्तों ये एक तरह का समुद्री लेट्यूस होता है। क्या होता है दोस्तों, ये एक तरह का ठीक है, ये जो अल्वा शैवाल है एक तरह का लेट्यूस होता है, जिसे सी लेट्यूस कहते हैं, और यह समुद्री सलाद के रूप में यूज किया जाता है। जापान के लोग इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, समुद्री सलाद के रूप में, ठीक है। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसका इस्तेमाल समुद्री सलाद के रूप में यूज किया जाता है। और कौन इस तरह से यूज करता है, भाई पूछ सकता है ना, हम तो नहीं खाते सलाद, आपको हम इंडियन, हमें तो नहीं पता। तो अल्वा नामक जो शैवाल है ये समुद्री सलाद के रूप में यूज किया जाता है। जापान के लोग इसे खाते हैं, हमारे यहाँ इसे या जापान में इसे पशु चारे के रूप में भी यूज किया जाता है। लोग अपने लिए भी खाते हैं और चारे के रूप में भी खाते हैं, ठीक है। पशुओं को चारे के रूप में भी दिया जाता है, ठीक है, पशु चारे के रूप में भी दिया जाता है। एक इसकी और खासियत है, इसके अंदर दोस्तों सूजन रोधी गुण पाए जाते हैं, ठीक है, सूजन रोधी गुण, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये सूजन को रोक देते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं ना, पत्तियां, उनको पीस कर लगाने से सूजन चला जाता है। जैसे कभी आपको चोट लगा हो, हाथ में खून वगैरह जम गया हो, पान को घी लगाकर पान को और गर्म करके उसको सेक लीजिए, अंदर का खून फट जाएगा, दूर हो जाएगा, ठीक है। तो एक गुण होता है। इसी तरह से जैसे आप कभी देखिए पैर में मोच वगैरह आ जाता है तो हल्दी प्याज जो है लगा लिया जाता है, वो उसके अंदर गुण ऐसे पाए। उसी तरह जो अल्वा शैवाल है इसके अंदर सूजन रोधी गुण पाए जाते हैं। तो ये वाली बात भी आप ध्यान में रखेंगे। और आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल देखिए, अगला दे रहा है पोरफायरा। पोरफायरा नामक शैवाल जो है ये कहां पाया जाता है, और फिर से वही सवाल कि भैया इसका इस्तेमाल क्या है। एक एक
अल्वा वाले का देख लिया यूज। अब ये पोरफायरा नामक जो शैवाल, इसका यूज किया दोस्तों, ये एक तरह का लाल समुद्री शैवाल है। कैसा दोस्तों, ये एक तरह का लाल समुद्री शैवाल है। पहले तो एक लाइन में ही लिखिएगा। दूसरा याद रखेगा, जापान के लोग भोजन में इसका यूज करते हैं। ये जो पोरफायरा शैवाल है, ठीक है, लिखिएगा, जापानी लोग भोजन में प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका यूज दोस्तों कहां किया जाता है, जापानी लोग भोजन में ये पोरफायरा शैवाल का यूज किया जाता है। सर सब जापानी करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लोगों के यहां भी होता है। कुछ एशियाई व्यंजन हैं जहां पे हम लोग बनाते समय इसका यूज करते हैं। ठीक है, कुछ एशियाई व्यंजन भी है। ठीक है, जैसे आपने एशियाई व्यंजन में नाम सुना होगा सुशी का। ठीक है, सुशी का आजकल बड़ा चलन आ गया, लोग बाहर जाते हैं सुशी ऑर्डर कर, सुशी में भी ये शैवाल पाया जाता है। एक होता है गिम्बप। ठीक है, एक और व्यंजन है दोस्तों गिम्बप। ठीक है, तो यहां भी दोस्तों यूज किया जाता है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये जो आप सवाल पढ़ रहे हैं, क्या नाम है, पोरफायरा, ये आप याद रखेंगे। आगे देखिए, नोस्टोक शैवाल जो दोस्तों आपको बताना है, नोस्टोक शैवाल जो है इसका उपयोग क्या है, नोस्टोक शैवाल का यूज क्या है। देखिए हर शैवाल कहीं ना कहीं खाने पीने इन्हीं सब में यूज हो रहा है। अब ये नोस्टोक के बारे में पढ़ लेते हैं, सुनिएगा। नोस्टोक जो है दोस्तों, ये एक तरह का नील हरित शैवाल है। क्या दोस्तों, नोस्टोक जो है, अच्छा अंतर देखिए कितना है, जो ये अल्वा नामक शैवाल था, ये एक तरह का समुद्री लेट्यूस था। ठीक है, लेट्यूस बोलते हैं, लेट्यूस। ठीक है, ये जो आप पोरफायरा देख रहे थे, यह एक तरह का लाल शैवाल था। लेकिन आप जो नोस्टोक देख रहे हैं, नोस्टोक, ठीक है, ये एक तरह का नीलहरित शैवाल है, याद रखेंगे। नीलहरित शैवाल जैसे नाम आया, तुरंत दिमाग में साइनोबैक्टीरिया आ जाना चाहिए। कहीं भी ये नीलहरित शैवाल दिखा तो तुरंत आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया आ जाना चाहिए दोस्तों। साइनोबैक्टीरिया ये नीलहरित शैवाल को ही कहा जाता है। ठीक है, और इसका यूज दोस्तों चीनी लोग करते हैं। ठीक है, भोजन में इसका यूज किया जाता है, भोजन के रूप में। ठीक है, भोजन के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। और कौन इसको भोजन के रूप में यूज करता है, तो अब जापान से बात आगे बढ़ गई है, भारत तक आएंगे चलकर। चीन के लोग दोस्तों इसे अपने खाने में यूज करते हैं। और साइनोबैक्टीरिया का यूज तो दोस्तों धान के खेत में होता है, तो आप जान ही रहे हैं। ठीक है, यहां पे लिख लीजिए, साइनोबैक्टीरिया का यूज कहां होता है, धान के खेत में। ठीक है, धान के खेत में। ठीक है, तो ये तथ्य भी दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा रोडोमेरिया नामक जो शैवाल है, अब इसका यूज बताना आपको। ठीक है, एक एक करके हम हर शैवालों के बारे में पढ़ रहे हैं, न जाने आपसे एग्जामिनर कहां से क्या पूछ ले। ठीक है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कहीं कुछ छूटे। तो रोडोमेरिया नामक जो शैवाल है, ये कैसा सवाल है, यह भी एक तरह का खाद्य समुद्री शैवाल है। ठीक है, इसको हम खाने में यूज करते हैं। ठीक है, ये एक तरह का क्या दोस्तों, खाद्य समुद्री शैवाल है। ठीक है, इसका यूज कहां करते हैं दोस्तों, इसका यूज हम खाने में करते हैं। अच्छा, और कौन सा देश इसका यूज करता है, तो इसका यूज करता है स्कॉटलैंड। ठीक है, ये कहां के लोग दोस्तों इसको खाने में यूज करते हैं, तो याद रखिएगा स्कॉटलैंड के लोग। ठीक है, स्कॉटलैंड के लोग इसका भोजन में यूज करते हैं, ये आप इन शॉर्ट याद रखेंगे। और आगे बढ़िए, इसी तरह दे रहा दोस्तों अम्बलिकस। क्या दे रहा दोस्तों, अम्बलिकस नामक जो शैवाल है, इसका यूज क्या है। अब यहां से हम थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं, अम्बलिकस। ठीक है, अभी इसके बाद चेंज करेंगे। यह भी दोस्तों खाने के रूप में यूज होता है। ठीक है, अम्बलिकस खाने के रूप में यूज होता है। और सबसे अच्छी बात है, यह भारतीय महाद्वीप में यूज किया जाता है। ठीक है, भारतीय उप महाद्वीप पर। ठीक है, या में। ठीक है, ये पर या में याद रखेंगे, यहां यूज किया जाता है। खाने में अम्बलिकस नाम का शैवाल हम लोग यूज करते हैं। गूगल कीजिएगा, आपको इसके बारे में और भी जानकारी मिल जाएगी। और आगे बढ़िए दोस्तों, अगले सवाल पर करा कि कोंड्रस जो सवाल है दोस्तों, इसका यूज क्या करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने जितना सवाल देखा सब खाने में यूज हो रहा है, अब थोड़ा सा यूज बदलेंगे। कोंड्रस नामक जो सवाल है दोस्तों, ये कहां यूज होता है, यह एक तरह का लाल समुद्री सवाल है, कोंड्रस। ठीक है, कोंड्रस जो है ये एक तरह का लाल समुद्री शैवाल है। पहले तो एक पॉइंट आप यही याद रखिएगा, तो ये तो लाइन में पूछ लेता है। ठीक है, इसका यूज जेली बनाने में किया जाता है, आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, चॉकलेट में किया जाता है। ठीक है, तो यूज देखिए दोस्तों गजब का है इसका यूज जो फ्रूट जेली होता है ना, उसमें बनाने में किया जाता है। आइसक्रीम में इसका यूज कर लिया जाता है। ठीक है, आइसक्रीम। ठीक है, आइसक्रीम में यूज कर लिया जाता है। चॉकलेट वगैरह में इसका यूज कर लिया जाता है।
चॉकलेट वगैरह में, ठीक है। तो ये बड़ा गजब का है, कोन्ड्रस नामक जो सवाल है। अब परीक्षा में ये वाला गजब का पूछता है कि कहां कहां यूज करते। इतना ही नहीं, आपको बताऊं, एक तरफ खाने में यूज कर रहे हैं, दूसरी तरफ इसका इस्तेमाल सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। अब आपको पचेगी नहीं बात, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा इसका इस्तेमाल सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे सर सौंदर्य प्रसाधन तो ये तो सजने संवरने के लिए हो गया। हाँ, तो जो क्रीम बनता है ना, उस क्रीम में इसका यूज कर लिया जाता है। लोशन वगैरह जो बनता है, उस लोशन में, मतलब एक तरफ हम खाते भी हैं, दूसरी तरफ हम चेहरे पे लगाते हैं। कुल मिला जुला करके खाद्य पदार्थों को गाढ़ा करने में इसका यूज होता है, ठीक है। किसको लिखिएगा, खाद्य पदार्थों को गाढ़ा करने में, ठीक है, खाद्य पदार्थों को गाढ़ा करने में, ठीक है। किसका यूज करते हैं दोस्तों, ये कोन्ड्रस नामक सवाल का यूज करते हैं। ये आपके लिए बड़ा नया सवाल मिल गया, ठीक है। अभी तक जितने सवाल आपने पढ़ा सब खाने में यूज हो रहे थे, अब सौंदर्य प्रसाधन वाले भी सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला है अगर अगर नामक सवाल। कैसा सवाल है दोस्तों, इसका नाम ही बड़ा अटपटा सा है। जो बच्चा नहीं कभी पढ़ा होगा सोचेगा कि कैसा सवाल आ गया, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा अगर अगर नामक सवाल जो है, इसका यूज दोस्तों क्या है, तो याद रखिएगा, यह भी एक तरह का लाल समुद्री सवाल होता है। नोट करिए एक एक चीज, ठीक है। यह भी एक तरह का लाल समुद्री सवाल होता है। पहला लाइन तो याद रखिएगा। दूसरा, इसका भी उपयोग मुख्य रूप से जेली, आइसक्रीम वगैरह बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो लिखिएगा दोस्तों, मुख्यतः जेली, आइसक्रीम आदि बनाने में प्रयुक्त, ठीक है। इसका यूज कहां होता है दोस्तों, जेली हो गया, आइसक्रीम, ये सब बनाने में दोस्तों इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और वही फिर इसका भी यूज दोस्तों गाढ़ा करने के लिए ही होता है, अगर अगर का यूज, ठीक है। याद रखिएगा, पदार्थ को गाढ़ा करने में, ठीक है, पदार्थ को गाढ़ा करने में प्रयुक्त, ठीक। तो ये चीजें दोस्तों अपने दिमाग में रखेंगे। अगला पॉइंट देख लीजिए दोस्तों, अगला सवाल करा सारगासम, ठीक है। सारगासम नामक जो सवाल होता है दोस्तों, इसका यूज क्या है। सारगासम, एक सारगैसो सागर सुना होगा, वो छोड़ दीजिए। सारगासम नामक जो सवाल होता है, इसका इस्तेमाल क्या दोस्तों, ये अलग है। ये एक तरह का भूरा समुद्री सवाल होता है। क्या होता है, भूरा समुद्री सवाल, ठीक है। देखिए, हरा समुद्री सवाल जो होता है दोस्तों, वो आपने पढ़ा, उसको क्लोरोफाइसी बोलते हैं। लाल समुद्री सवाल को रोडोफाइसी बोलते हैं, और भूरे समुद्री सवाल को फीमोफाइसी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भूरा समुद्री सवाल होता है, पहले याद रखिएगा। इसका इस्तेमाल कृषि में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, ठीक है। अगर इसके प्रयोग की बात करें, तो याद रखिएगा, कृषि में जैव उर्वरक के रूप में, ठीक है। इसका इस्तेमाल किस रूप में करते हैं दोस्तों, खेती में यूज किया जाता है, वो भी जैव उर्वरक के रूप में। और जैव उर्वरक तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस रूप में किया जाता है। कभी कभी आपको पढ़ने मिल जाएगा चारे के रूप में भी यूज किया जाता है, क्योंकि जैव उर्वरक है तो चारे के रूप में भी लिखिएगा, ठीक है। कहीं कहीं पे भी मिलता है चारे के रूप में, ठीक है। कभी कभी आपको मिल जाएगा कि इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, चारे के रूप में भी किया जाता है। एक चीज और यहां पे याद रखिएगा, ये जो सारगासम है, ये जापान के लोग इससे ऊन बनाते हैं, ठीक है। ये भी लिखिएगा, जापानी लोग इससे ऊन बनाते हैं, ठीक है। ये दोस्तों एकदम अलग बात है, और आपको एकदम पचेगा नहीं कि सर ऐसा भी होता है क्या, बिल्कुल होता है। मैंने पढ़ा तो मैं आपको बता रहा हूं, सारगासम सवाल ऐसा होता है जिससे ऊन तक तैयार हो जाता है। आप समझिए, मतलब व्यक्ति किसी चीज का इस्तेमाल किस स्तर तक जाके कर सकता है, ये आप सोचिए। टेक्नोलॉजी जो है दोस्तों कितना आगे बढ़ चुकी है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से दे रहा दोस्तों लैमिनेरिया नामक जो सवाल है, इसका यूज किस रूप में किया जाता है। लैमिनेरिया नामक सवाल, यह एक भूरा समुद्री सवाल है, ठीक है। यह एक भूरा समुद्री सवाल है।
पहले तो आप यही याद रखेगा, एक तरह का भूरा समुद्री शैवाल है और इसमें आयोडीन खूब पाया जाता है, आयोडीन और पोटास खूब पाया जाता है। लेमिनेरिया की खासियत है कि इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, इसमें आयोडीन पाया जाता है प्लस क्या पाया जाता है दोस्तों, पोटास। ठीक है, आयोडीन और पोटास। ठीक है, अब आयोडीन तो दोस्तों नमक में पाया जाता है। ठीक है, नमक, तो ऐसा नमक हमें खाना चाहिए जो कम से कम, देखिए कहने को तो यह है कि सेंधा नमक हम यूज करें ज्यादा बेहतर है, लेकिन हफ्ते में एक आध दिन दोस्तों, एक आध दो दिन हमें आयोडीन वाला नमक भी यूज करना चाहिए, क्योंकि आयोडीन की कमी हो गई तो घेगा नमक रोग हो जाएगा, फिर तो दिक्कत हो जाएगा। तो आयोडीन इसमें पाया जाता है और पोटास भी होता है, पोटास के उत्पादन में भी इस लेमिनेरिया का यूज किया जाता है और बाकी खाने पीने में भी यूज होता है, खाद्य पदार्थ के रूप में भी इसका यूज होता है। ठीक है, जब आयोडीन है तो खाद्य पदार्थ के रूप में तो यूज ही होगा। ठीक है, खाद्य पदार्थ के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, इसी तरह दे रहा कैराड्रस। ठीक है, क्या दे रहा दोस्तों, कैराड्रस। कैराड्रस नामक जो शैवाल है इसका यूज क्या होता है, बस आखिरी है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, बस 2 ही 3 और बचे हैं। कैराड्रस नामक जो शैवाल होता है इसका इस्तेमाल क्या होता है, तो ये जो दे रहा कैराड्रस एक तरह का लाल शैवाल है। एक एक चीज लिखी इसके बारे में, ये एक तरह का क्या है दोस्तों, लाल शैवाल है, रोडोफाइसी हो जाएगा। ठीक है, लाल शैवाल, लाल शैवाल को क्या बोलते हैं, लाल शैवाल को बोलते हैं रोडोफाइसी। क्या बोलते हैं, रोडोफाइसी कहा जाता है, याद रखेंगे। श्रृंगार प्रसाधन में इसका इस्तेमाल होता है, शैंपू वगैरह को बनाने में होता है। ठीक है, लिखेगा प्रयोग, इसका प्रयोग क्या होता है दोस्तों, इसका प्रयोग होता है श्रृंगार के सामान बनाने में। ठीक है, श्रृंगार के सामान बनाने में, और किसमें दोस्तों, जूते की पॉलिश बनाने में। ठीक है, जूते की पॉलिश वगैरह बनाने में दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैराड्रस जो शैवाल है इसकी यूज की बात करें। ठीक है, और आगे बढ़िए, नाष्टक या नोष्टक, एनाबीना नामक शैवाल, इनका क्या, देखिए एक हमने नोष्टक पढ़ा था वो यही है। ठीक है, एनाबीना जो शैवाल, इसका यूज क्या दोस्तों, नील हरित शैवाल है और जैव उर्वरक। नील हरित शैवाल जहां कहीं आता है तुरंत साइनोबैक्टीरिया आ जाएगा। ठीक है, नील हरित शैवाल जहां आया तुरंत आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, तुरंत आपके दिमाग में साइनोबैक्टीरिया आ जाना चाहिए, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया आ जाना चाहिए। जैसे साइनोबैक्टीरिया आया तुरंत आपके दिमाग में जैव उर्वरक भी आ जाना चाहिए। ठीक है, जैव उर्वरक। ठीक है, जैव उर्वरक ये एक तरह का क्या होता है दोस्तों, यह जैव उर्वरक का काम करता है। चाहे नॉस्टोक दे दे चाहे एनाबीना दे दे, ये दोनों का यूज मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए भी जाने जाते हैं। ठीक है, ये जो शैवाल हैं ये किसके लिए जाने जाते हैं, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए भी जाने जाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, याद रखेंगे, दलहन की खेती करने से ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण मिट्टी में हो जाता है। ठीक है, कारा हो गया, नाइट्रेला हो गया। ठीक है, कारा हो गया, नाइट्रेला हो गया। ये जो शैवाल है इनका यूज क्या है, कारा और नाइट्रेला नामक शैवालों का क्या इस्तेमाल है, तो इनका यूज मलेरिया के उन्मूलन में किया जाता है। ठीक है, किसमें, मलेरिया के उन्मूलन में। ठीक है, मलेरिया को, अभी इसके पहले आपने पढ़ा था कि मलेरिया के उन्मूलन में दोस्तों उसका कुनैन का यूज करते हैं। ठीक है, कुनैन। ठीक है, कुनैन का यूज करते हैं, वो तो है ही है। उसके अलावा दोस्तों इसे आप याद रखेंगे, एक और याद रखिएगा, क्लोरेला। ठीक है, वो छूट गया है। क्लोरेला नामक एक सवाल होता है, वो प्रकाश संश्लेषण भी करता है। क्लोरेला नामक जो सवाल है यह क्या करता है दोस्तों, यह प्रकाश संश्लेषण करता है और खासियत इसकी प्लस ये प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित है। ठीक है, ये उन्मूलन वाली बात आ गई तो याद आ गया। ठीक है, ये प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित है। ये आप प्रतिरक्षा तंत्र कहने का मतलब क्या दोस्तों, ये एक तरह का प्रतिजैविक है। ठीक है, एंटीबायोटिक प्रतिजैविक। ठीक है, ठीक है, तो ये चीजें भी दोस्तों याद रखेंगे। ये मैं क्लोरेला के बारे में बता रहा हूं और ऊपर जो लिखा था कारा और नाइट्रेला के बारे में वो तो आप जान ही रहे हैं। ठीक है, तो उसे भी आप ध्यान में रखेंगे। इसी के साथ दोस्तों आज का ये सेशन हमारा समाप्त होता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप स्टडी 91 ऑफिशियल जो हमारा ऐप है इसे आप डाउनलोड कर लीजिए।
सारी क्लासेस दोस्तों हमारी इसी ऐप पे चलती हैं। सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज हमने स्टार्ट कर दिया है और किताबें भी आ चुकी हैं। तो जल्दी से विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट पर और एप्लीकेशन पर, जहां पर आपको सारी सुविधाएं मिल जाएगी। कहीं कुछ और जानकारी चाहिए एक्स्ट्रा में तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 7007734525, इस पे कॉल कर सकते हैं, या 9455069191 पे कॉल कर सकते हैं। इसका अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए, नोट्स वगैरह चाहिए, तो दोस्तों ये जो क्लास चल रही है, मैं पर्टिकुलर इसी क्लास की बात कर रहा हूं, तो इसके लिए दोस्तों आप वैदिकी का जो ऐप है दोस्तों, वैदिकी एक ऐप है, इसे डाउनलोड कर लीजिए, या ये जितने भी पीडीएफ आपको चाहिए, ठीक है, इसके लिए दोस्तों आप मैसेज कर सकते हैं 9026156165 पर, ठीक है। इस नंबर पे भी दोस्तों आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाए तो आपको नोट्स वगैरह जो है मिल जाएगा। सारे नोट्स अब वैदिकी ऐप पे चले गए हैं। स्टडी 91 ऑफिशियल पे सिर्फ और सिर्फ कोर्सेज चलते हैं, ठीक है, क्लासेस चलती हैं। तो आप एक बार विजिट कीजिए और तैयारी कीजिए, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए कि नोटिफिकेशन आप पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, धुआंधार क्लासेस चलेंगे दोस्तों, तो फटाफट आप रेडी हो जाइए, कमर कस लीजिए पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।